हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अब तक हमने एक नया सब्जेक्ट चालू किया है, दैट इज बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन। CMA फाउंडेशन के अंदर हमने जो स्टार्ट किया था नया सब्जेक्ट, आपके लिए पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसके अंदर मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, और थोड़ा सा लॉ के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया था कि लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लॉ बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। ठीक है, आज मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा, फटाफट से बता दूंगा कि क्या मैंने बताया था। आई होप सो आपने ये जो नोट है वो आपने डाउनलोड कर दी है, और वापस ये चीज़ों को अब कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है वो फटाफट से मैं रिकॉल करवा दूंगा। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, नॉलेज जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली जो चीज़ें थोड़ी बहुत रिवाइज करनी थी, कल हमें स्टार्ट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया था, मैंने बताया था कि पहले पहले के ज़माने में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते थे, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते थे, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई, तो कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ उनको एक ढंग से उसका सॉल्यूशन लाना भी जरूरी था। सॉल्यूशन के लिए उन्होंने सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, तो सेट ऑफ रूल्स को अल्टीमेटली नाम दिया गया कि वो एक्ट है। ठीक है, तो कंडीशंस के हिसाब से हमने एक्ट बनाया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 4 पार्ट है। पहले प्रिंसिपल्स है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स है सेक्शन 76 से सेक्शन 123 सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पर वो उसको अलग एक्ट ही नाम दे दिया, वो अपना चैप्टर 3 है। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है 124 से लेकर 238, एंड फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसको भी अलग से नाम, अलग से एक्ट बोल दिया है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट वाली चीज मैंने कल बताई थी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एकदम सिंपल सिंपल है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। अग्रीमेंट का मतलब मैंने कल बताया था, अग्रीमेंट का मतलब है क्या, अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर हुआ और सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट किया, दैट मीन बी कंसिडर्ड एज अग्रीमेंट। पहले अग्रीमेंट होना जरूरी है, और फिर एनफोर्सिबिलिटी मतलब लॉ में लॉफुली वो एनफोर्सिबल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए वो चीज, तो ही उसको माना जाएगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट की डेफिनेशन भी मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एस, एवरी प्रॉमिस है एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो वो क्या माना जाएगा, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट जरूरी है, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम मैंने वो मार्क करके आपको बताया भी है, ये रहा। आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंडिकेशन दे देता हूँ, ये रहा मीटिंग ऑफ माइंड्स। कल मैंने बताया था, फटाफट से अब, विल अग्रीमेंट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं, हमने मैंने प्रीवियस वीडियो में अंदर बताया था कि अग्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीगल, एक होता है सोशल। सोशल वाला जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, पर लीगल वाला जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ये मैंने बताया था आपको। ओके, इतनी चीज हमने पढ़ी थी। आज बहुत जल्दी से हम फटाफट से पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें है, बहुत लॉजिकल चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या चीज है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है सर, एसेंशियल एलिमेंट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी ऐसी चीजें जो जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है और जो हमारे लिए जो होनी ही चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंपल्सरीली उसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। मतलब सिंपल बोलो ना, तो ये एक्ट ने, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेक्शन 10 के हिसाब से, हालांकि इतना डीप में आपको नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 10 के हिसाब से उन्होंने बताया कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है ना, तो उसके अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो मैं कंसिडर करूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये 10 पॉइंट उन्होंने बताया, आपको 10 पॉइंट पूरे रट्टा मार के परफेक्टली याद होने चाहिए कि सर ये तो हमें पता ही है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये कौन सी चीज होनी ही चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो उन्होंने बताया। सबसे पहले अग्रीमेंट, सबसे पहली चीज उन्होंने बोली अग्रीमेंट, फर्स्ट ही पॉइंट अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या, अरे आप ही सोचो, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले अग्रीमेंट तो होना चाहिए ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन उन्होंने बोल दी कि भाई देयर हैज टू बी ऑफर प्लस एक्सेप्ट। अगर सामने 2 पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक को ऑफर करना पड़ेगा, दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो अग्रीमेंट बनेगा। एक अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, फिर अगर वो एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो पहले तो अग्रीमेंट होना ही चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अग्रीमेंट होना चाहिए वो। ठीक है, सेकंड, फ्री कंसेंट। सेकंड वाला है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट इट इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। हाँ, ये टर्मिनोलॉजी जितनी जितनी आती जा रही है वो मैं बताता जाऊंगा। हाँ,
फ्री कंसेंट, नाम में ही देखो फ्री एंड कंसेंट। कंसेंट मतलब क्या, किसी के पास से एक्सेप्टेंस लेना, किसी की मंजूरी लेना, अप्रूवल लेना। कंसेंट मतलब क्या, किसी की मंजूरी लेना। तो आप सोचो, मैं किसी का अप्रूवल अगर जबरदस्ती ले लूं, किसी का अप्रूवल अगर मैं जबरदस्ती ले लूं, तो वो तो गलत है, ठीक है ना। मैं किसी को बोलूं कि मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, वो बोले कि हाँ मुझे आपकी कार लेनी ही नहीं है, पर फिर भी मैं जबरदस्ती उसको बोलूँ ना तुझे मेरी कार लेनी ही पड़ेगी, मैं गन पॉइंट लेके बैठा हूँ, गन के साथ बैठा हूं, मैं उसको जबरदस्ती बोल रहा हूँ मुझे मेरी कार लेनी पड़ेगी, तो उसने हाँ बोल दिया, क्या वो सही है? अब बोलोगे सर सही नहीं है। तो फिर फ्री कंसेंट कहाँ हुआ? उसने अप्रूवल दिया किस पे? उसने डर के मारे अप्रूवल दिया, नहीं फ्री होना चाहिए, मतलब टोटली उसने अपने इच्छा से अगर वो अप्रूवल दे रहा है, तो ही मानेंगे हम कि वो फ्री कंसेंट है, तो ही मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, तो ही कॉन्ट्रैक्ट सही माना जाएगा। तो फ्री कंसेंट होना जरूरी है, मतलब अगर जबरदस्ती से सामने वाले पर्सन के पास से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट से प्री कंसेंट लिया है, तो वो बहुत ही गलत चीज है। सिंपल है, तो उन्होंने बोल दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 यहाँ पे लिखा है, देखो ऑल कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी वॉलेंटरी। वॉलेंटरी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंटरी होना चाहिए, मुझे इच्छा से, दोनों की इच्छा से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इलस्ट्रेट्स दैट कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट फ्री कब माना जाता है? जब आपने कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेंट फ्री कब माना जाएगा? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये सारी चीज हम पीछे नेक्स्ट चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज अभी के लिए इतना बता देता हूं कि ये सारी चीज ऐसी है जिसकी वजह से आप गलत तरीके से किसी के पास से आप कंसेंट ले सकते हो, बस अभी के लिए इतना जान लो। फ्रॉड पता होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन पता होगा, मिस्टेक से पता होगा, मतलब गलत गलत तरीके से किसी के पास से आपने कंसेंट ले लिया, तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। इफ कंसेंट इज नॉट फ्री देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एक्जिस्टेंस। अगर आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं, अगर आपका कंसेंट ही फ्री नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता। इट इज दैट सिंपल। अभी तक हमने दो पॉइंट पढ़े, पहला कौन सा था? अग्रीमेंट, एंड सेकंड था फ्री कंसेंट। अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए। सर दोनों दोनों का मंजूरी होना चाहिए तो ही होगा। अगर किसी ने भी फ्रॉड किया किसी के साथ, तो भी वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, सिंपल है। मिस्टेक मिस्टेक किया तो भी कंसेंट फ्री नहीं है। कोएर्जन मतलब जबरदस्ती किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब वो भी हो जाता है। इन शॉर्ट, इनडायरेक्टली आप डोमिनेंट पोजीशन में हो तो आप जबरदस्ती कर सकते हो। फ्रॉड किया तो भी वो गलत हो गया, तो फ्री कंसेंट नहीं आएगा, ठीक है। फिर आएगा लॉफुल कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? थर्ड पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब सिंपल बता देता हूँ। कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब क्या? सपोज 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 आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, तो आप स्कूल में अगर जा रहे हो, तो स्कूल जैसे ही आप स्कूल में जा रहे हो, तो स्कूल में आप सर्विस ले रहे हो पढ़ने की, तो उसके बदले उनको कुछ आप पैसे दे रहे हो, फीस दे रहे हो, ठीक है ना। तो उनके आप फीस क्या है? कंसिडरेशन है। और आपको भी क्या, पढ़ाई जो मिल रही है, मतलब आपको जो मिल रहा है वहां से जो नॉलेज मिल रहा है, वो क्या है? आपके लिए कंसिडरेशन है। तो दोनों कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो देयर हैज टू बी लॉफुल, कंसिडरेशन तो होना चाहिए लेकिन लॉफुल होना चाहिए। अब आपको मैं ऐसा बोलूं कि आप मेरे लिए कुछ काम कर दो, मैं सुपारी ले लेता हूँ, किसी को ठोक देता हूँ, मतलब मैं गन पॉइंट में लगा के किसी को मार दूंगा, आप मेरे लिए इतना काम कर दो, आपने किसी को ऐसा बोल दिया, तो ये तो गलत है। लॉफुल है क्या? नहीं है, लॉफुल नहीं है, लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि ड्रग का स्मगलिंग करो, ड्रग का स्मगलिंग करो, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर दूर ड्रग लेके जाना है, तो क्या है ये लॉफुल कंसिडरेशन है क्या? नहीं है। ये कंसिडरेशन इन समथिंग इन रिटर्न, पैसों के बदले जो आप बदले में जो दे रहे हो, वो लीगल एक्टिविटी नहीं है। तो लीगल लॉफुल कंसिडरेशन भी आपका लॉफुल होना चाहिए। दोनों की तरफ से जो कंसिडरेशन एक दूसरे को मिल रहा है, वो दोनों कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होने चाहिए, वो उन्होंने बताया है, वो उन्होंने बोला है। देयर हैज टू बी लॉफुल कंसिडरेशन। देखो अब लिख देते हैं, देखो अग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। ये बहुत बारी एमसीक्यू में पूछते हैं, हाँ। समथिंग इन रिटर्न, एक दूसरे को जो समथिंग इन रिटर्न मिलता है। समथिंग इन रिटर्न में बी एक्ट और एब्सटिनेंस, बट इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। देखो कंसिडरेशन जब हम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा एक्ट एंड एब्सटिनेंस मतलब क्या। कुछ करना एंड कुछ ना करना भी कंसिडरेशन माना जाता है। कुछ करना वो तो कंसिडरेशन है। कई बार होता है कि आपको साइलेंट रहने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, तो वो कुछ ना करना भी कंसिडरेशन हुआ ना। मैं आपको पैसे दूं कि आपको साइलेंट रहना है, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको ऐसा बोलूं, आपको पैसे दे दूं, और आपको ऐसा बोलूं कि ज्यादा कुछ मत बोलना, कोई एक लड़ाई हो जाए,
और कुछ ज्यादा ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जाए तो उसमें ज्यादा कुछ बोलना मत, ठीक है। तो उसके लिए आप शांत रहे, वो आर्ग्यूमेंट में शांत रहे। तो मैंने आपको पैसे दिए और आपने कुछ किया ही नहीं उस इस सिनारियो में, तो फिर क्या होगा, एब्सटिनेंस मतलब कुछ ना करना। तो आपने मुझे कंसिडरेशन में कुछ ना करना किया, ठीक है। कई बार होता है कि हमारा सपोज एक लॉजिकली अगर कंपनी वाइज के परस्पेक्टिव से आपको बताऊं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने मुझे कोई बिजनेस सेल किया, ठीक है। आपने मुझे बिजनेस तो सेल कर दिया, पर बिजनेस सेल करने के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ। मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे, आपने अपना बिजनेस मुझे 50 लाख रुपए में बेच दिया, लेकिन मैं फिर भी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको, जस्ट बिकॉज यही पर्टिकुलर एरिया में आप वापस यही बिजनेस नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने वापस यही बिजनेस चालू कर दिया तो मेरे पास तो कोई नहीं आएगा। तो कुछ ना करने के लिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया, तो वो भी कंसिडरेशन ही माना जाएगा ना। तो उसको एब्सटिनेंस बोलते हैं कि कुछ ना करना, कुछ ना करना भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो जो दोनों चीज पर देयर हैज टू बी रियल एंड लॉफुल होना चाहिए, सिंपली उन्होंने ये बोला। तो एग्जांपल क्या है, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट देखो, अगेंस्ट 100 kgs ऑफ कोकेन ड्रग, ड्रग के सामने हाउस बेचने की बात कर रहा है, कंसिडरेशन लीगल है क्या, लॉफुल है। देखो घर बेचना लॉफुल है, लेकिन घर बेचने के सामने ड्रग जो दे रहे हैं वो लॉफुल नहीं है ना। सच अग्रीमेंट इज इलीगल एज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, सिंपल है, डन है। तो तीन चीज हमने सीखी। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए सर, अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा है फ्री कंसेंट होना चाहिए, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन। और पॉइंट्स आपको बहुत ही क्लियरली प्रिसाइजली याद होने चाहिए, प्रिसाइजली याद होने चाहिए, और उसका मतलब भी प्रिसाइजली पता होना चाहिए। देखो लॉ ऐसी चीज है ना, अगर आपको आ गया ना तो बहुत मजा आएगा उसके अंदर। लेकिन अगर आपको ऐसा है ना कि इसको रट्टा ही मारना है, तो फिर आप कितना भी रट्टा मार लोगे, आप उसको लॉजिकली समझ ही नहीं पाओ। तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। अंडरस्टैंडिंग जितना होगा ना उतना मजा आता जाएगा आपको। पार्टीज आर कंपिटेंट। अब देखो फोर्थ क्या है, कंपिटेंट। अब आपको बोलूं मैं कि आपने एक छोटे बच्चे के साथ, 10 साल के बच्चे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर दिया कि मैं उसको 50 लाख रुपए दूंगा, बदले में वो कुछ मेरे लिए एक सर्विस करेगा। ये तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि वो कंपिटेंट नहीं है। एक छोटे बच्चे के साथ एग्रीमेंट करना, उसके गार्जियन जो हो या तो उसके कुछ माँ बाप है या पेरेंट्स है, उसके साथ बात करके आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। आप सही है ना, लॉजिकली भी यही होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉफुली लैंग्वेज में भी वो यही बोल रहे हैं कि अगर दो पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो दोनों पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए। कंपिटेंट मतलब क्या, कि वो केपेबल होनी चाहिए, केपेबल, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल होनी चाहिए, वो उन्होंने बोला है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पार्टी केपेबल होना चाहिए ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ने मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोल दिया है कि पर्सन को कॉम्पिटेंट कब माना जाएगा। पर्सन को कॉम्पिटेंट कब माना जाएगा, कि वो 18 ईयर्स ऑफ एज का हो जाए। 18 साल का कोई पर्सन है तो वो कॉम्पिटेंट है। साउंड माइंड मतलब वो पागल नहीं है, साउंड माइंड का है। एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, मतलब तीन कंडीशन अगर उसने सेटिस्फाइड कर ली तो फिर वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मतलब सिंपल है, पार्टी कंपिटेंट होना चाहिए। अब तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एक तो 18 साल का हो, तो दूसरा वो साउंड माइंड मतलब एक तो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा, कई बार होता है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉफुली कोई पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना बोल देती है, तो फिर लीगली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिडिटी आपकी खत्म हो चुकी है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अगर आप ये तीन चीज फॉलो हो चुकी है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट हो, वरना नहीं हो, सिंपल एज दैट। तो पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट, और कंपिटेंट मतलब क्या, केपेबल। केपेबल कब होगा, 18 ईयर्स ऑफ एज, sound mind, and disqualified from contracting by not disqualified from contracting of any law which is his subject। मतलब सिंपल है कि उसको किसी भी एक एक्ट में, किसी भी एक्ट में, उन्होंने यही एक्ट में या कोई भी एक्ट में उसको कॉन्ट्रैक्ट ना करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं किया होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर होता है लीगालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की लीगालिटी, ऑब्जेक्ट लीगालिटी मतलब क्या सर, ऑब्जेक्ट की लीगालिटी मतलब आपका पर्पस, क्या काम करना चाहते हो आप, आपकी ऑब्जेक्ट की लीगालिटी। मतलब आप सिंपली सिंपली बोलूं ना, तो आप कौन सा काम करवाना चाहते हो वो भी लीगल होना चाहिए। अब आपको मैं बोलूं कि आपको किसी को, मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, सिंपल है, ऐसा हूं नहीं मैं, हाँ, पर सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ के करना, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे किसी के साथ दुश्मनी हो चुकी है, आप उसको मार दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो क्या ये ऑब्जेक्ट सही है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट गलत है। मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये काम कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट गलत है, इसी वजह से इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, है।
सिंपल एज दैट। इसी वजह से लीगलिटी, ऑब्जेक्ट की लीगलिटी पे जाना जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि देयर मस्ट बी लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, फेलिंग विच विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, मतलब मार्केट में वो लीगलिटी, किसी को मारना लीगल है नहीं है, सिंपल एज दैट। स्मगलिंग करना लीगल है नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्ट, मेन कॉन्ट्रैक्ट करने का जो पर्पस है, जिस चीज के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट पढ़े, कौन से? सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट के बाद क्या होना चाहिए? फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। फ्री कॉन्सेंट के बाद क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद पार्टीज आर कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट एंड लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर से लीगल रिलेशनशिप, बट ऑब्वियस है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, लीगल रिलेशनशिप। मतलब सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं जो पर्सन आपके पास ऑफर लेके आया हूं, तो मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम दोनों एक लीगल रिलेशन में बंधे, मतलब एनफोर्सिबिलिटी आए। अगर आप सोचो कि मैं आपको एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं बाइंड कर रहा हूं, तो क्या मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा पाऊंगा, एनफोर्सिएबल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से उन्होंने बहुत प्रिसाइजली एक चीज बोली है कि भाई लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मत करो। सिंपल है। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो देखो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अ हस्बैंड प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाई हर अ नेकलेस ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, वो सोशल रिलेशनशिप है। वो नहीं भी देगा तो क्या ऐसा होगा? देखो आप सोचो, अगर हस्बैंड ने वाइफ को नेकलेस नहीं दिलवाया तो क्या वाइफ जाएगी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में? वो सोशल रिलेशनशिप है। इसी वजह से बोला कि लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ना कि सोशल रिलेशनशिप। इट इज दैट सिंपल। लीगल रिलेशनशिप बनी तो ही एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, वरना नहीं होगा, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दैट इज सिंपली द बेस्ट थिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स। इंटेंट, आपका इंटेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई सामने वाला पर्सन लीगली मेरे साथ बाइंड हो, सिंपल एज दैट। An agreement of social or domestic nature do not contemplate legal relationship, so they are not contract। देखो सोशल या डोमेस्टिक नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मैंने बोला सोशल नेचर के जो भी अग्रीमेंट होता है, डोमेस्टिक लेवल के जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना, वो लीगल रिलेशनशिप नहीं होते। इसी वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। जहां पे लीगलिटी आएगी तभी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ओके। फिर उसके बाद अग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कई बार होता है कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंट्री के अंदर इलीगल बोल दिया जाता है। अब डायरेक्टली गवर्नमेंट ने या पब्लिशिंग अथॉरिटीज ने बोल दिया कि कुछ अग्रीमेंट ऐसे है जो इलीगल है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। फिर वो एक्सप्रेसली, मतलब एक्सप्रेसिवली वॉइड नहीं बोला जाना चाहिए। कोई चीज, कोई एक्टिविटी ऐसी है जो पहले से ही बोल दिया गया है कंट्री के द्वारा, या लॉफुली एक्ट में या कहीं पे लिख दिया है कि भाई ये एक्टिविटी लॉफुली वैलिड नहीं है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है। मतलब वॉइड है मतलब क्या? वो नहीं हो सकता। दैट्स इट। एक्सप्रेसिवली बोल दिया है कि भाई इलीगल है, ये चीजें आपको करने की जरूरत है ही नहीं, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक के ऑपोजिट में है ये चीज। तो अगर एक्सप्रेसिवली कोई चीज बोल दी गई है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ओके। द अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल बाय लॉ, इलीगल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट और एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। किसी को मारना, किसी को धमकी देना, किसी के अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देना, बड़े बड़े डिफेमेटरी स्टेटमेंट देना, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेसिवली वॉइड है। पहले से बोल दिया गया है कि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक के हित के अगेंस्ट में। आप ही सोचो कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, कि अगर आप सोचो कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, उनका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा अगर ऐसी ऐसी डील्स होने लगी। तो क्या होगा कि बड़े बड़े जो लोग हैं एक दूसरे को पैसे देंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स इश्यू करना चालू कर देंगे। उनके पास पैसों की कहाँ कमी है? तो फिर क्या होगा? ये तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक में गलत गलत खबरें आना चालू हो जाएगा। फिर जो इकोनॉमी है वो गलत रन करना चालू कर देगा। इसी वजह से ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। अगर पब्लिक ने ऑलरेडी बता चुका है, पब्लिक में कोई चीज कि भाई ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फिर आता है कंसेंसस एड इडम, ऑलरेडी मीटिंग ऑफ माइंड्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ अग्रीमेंट में। मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, सेम सेंस, मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस एड इडम। इसका मतलब क्या है कि पर्सन जो ऑफर कर रहा है और पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों का माइंड सेम चीज के ऊपर ही होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि पर्सन ने जिसने ऑफर किया और जिसने एक्सेप्ट किया वो दोनों अलग अलग सोच रहे हैं। पर्सन ने ऑफर किया, उसने ऑफर किया ए, और पर्सन जो रिसीव कर रहा है उसने सोचा कि बी चीज मैं परचेस कर रहा हूँ, तो ये तो दोनों अलग सोच रहे हैं। तो फिर इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड नहीं बोलते। तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है तो फिर मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत ही कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है और कंपलसरी है। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, द एसेंस ऑफ अग्रीमेंट और इन टर्न कॉन्ट्रैक्ट इज मीटिंग्स ऑफ माइंड ऑफ द प्रॉपर्टी parties. The parties to an agreement must have agreed upon the subject in the same sense at the same time. Same sense होना चाहिए भाई, दोनों का सेम सेंस होना चाहिए, दोनों को सेम चीज के ऊपर ही पता होना चाहिए कि इसको ये सेल करना है, मुझे यही परचेस करना है। अनलेस देयर इज कंसेंसस एडिडम देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंसस एडिडम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एग्जांपल भी देख लो, ए हु ओन्स कार्स, ए कार्स इज सेलिंग रेड कार टू बी। ए को रेड कार सेल करनी है बी को, बी थिंक्स ही इज परचेसिंग द ब्लैक कार। बी ने सोचा उसने ब्लैक कार परचेस कर रहा है। ए को रेड कार सेल करनी है, बी ने सोचा कि बी के पास जो बी ने सोचा कि ए के पास जो ब्लैक कार है ना वो मैं परचेस कर रहा हूं। दोनों ने अलग अलग सोचा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं। देयर इज नो कंसेंसस एट इडम, दैट्स हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर उसके बाद 9 पॉइंट, सर्टेन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेन एंड केपेबल मतलब क्या है, एक इल्यूजरी चीजें नहीं होनी चाहिए, केपेबल होना चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई वो केपेबल हो, परफॉर्मेंस हो सके वैसा हो। सपोज आपको ऐसा बोलूं, थोड़ा फिल्मी चीजें बताऊं तो आपको ऐसा बोलूं कि आ, प्यार में लोग क्या क्या नहीं बोल देते, ठीक है। तो किसी ने ऑफर किया कि भाई गैलेक्सी से चांद तोड़ के लेके आ सकता हूं मैं, ठीक है। तो ऑफर तो कर दिया कि क्या आप चांद तोड़ के लेके आ सकते हो, अब उसने हाँ बोल दिया, तो क्या वो एक्सेप्ट है, क्या वो लीगल मतलब पॉसिबल है? परफॉर्मेंस पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं है ना, परफॉर्मेंस ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मतलब आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हो और जो काम आप दे रहे हो कंसिडरेशन, तो वो परफॉर्मेंस जो करना है आपको वो भी लॉजिकल होना चाहिए और सर्टेन एंड केपेबल होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए और केपेबल होना चाहिए कि भाई परफॉर्म हो सकता है, परफॉर्म होना भी चाहिए। मतलब परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा ऐसा आप कंसिडरेशन दे रहे हो तो फिर क्या काम का। एंड फिर सर्टेन भी होना चाहिए। सर्टेन का मतलब क्या, सपोज मैं आपको बोलूं, आज आपको बोलूं कि मैं आपको ऑयल बेचना चाहता हूँ, सिंपल। सपोज आपको मैंने ऐसा बोल दिया मुझे आपको ऑयल बेचना है, आपने बोला हाँ ठीक है मुझे ऑयल बेच देना। कितना, कितना ऑयल बेचना है वो भी तो सर्टेन होना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने दोनों चीज, दोनों वर्ड लिखे। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दो वर्ड लिखे तो दोनों चीजें, दोनों चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला, सर्टेन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेन होना चाहिए कि भाई बहुत प्रिसाइज बताओ कि भाई कितना ऑयल बेचना है तुझे, ऑयल कौन सा ऑयल, कौन सी कंपनी का ऑयल, एंड कितने लीटर ऑयल, इसको बोलते हैं सर्टेन। केपेबल मतलब क्या, कि भाई परफॉर्मेंस हो सके वैसा होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। हाँ, सिंपल ऐसे। द टर्म्स एंड अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड केपेबल। टर्म्स एंड अग्रीमेंट बहुत ही, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, सर्टेन एंड केपेबल होना चाहिए। देखो एग्जांपल, मिस्टर वाई अग्रीज टू सेल मिस्टर वी टॉयज, सम टॉयज। द टाइप, क्वालिटी, वैल्यू एक्सेट्रा आर नॉट डिस्कस्ड। द अग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज टर्म्स आर अनसर्टेन। सिंपल है, क्वालिटी नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो फिर टर्म कैसे पता चलेगा भाई। अभी मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। एंड लास्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज, बट ऑब्वियसली कुछ सब कुछ छोड़ दो। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, मतलब पेपर वर्क होना चाहिए कि नहीं। पेपर वर्क, अगर आपने लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल फॉर्मेलिटीज आपने फॉलो नहीं किए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में चाहिए तो राइटिंग में चाहिए, उसके ऊपर कॉमन सील चाहिए तो कॉमन सील चाहिए, उसके ऊपर थप्पा लगाना है, साइन चाहिए दोनों की तो वो साइन चाहिए ही चाहिए। मतलब लीगल रिक्वायरमेंट अगर आपने नहीं फुलफिल की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता और नहीं बन सकता। जल्दी पढ़ लेते हैं, देखो। Where nature of agreement is such that it requires compliance with certain formalities, such formalities should be fulfilled. A contract may require registration in addition of being in writing. However, as regard to legal effect, an oral contract has some effect as a contract in writing. देखो कई बार होता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कई बार होता है कि भाई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो राइटिंग में ही होना चाहिए तो फिर इन दैट सिनेरियो आपको राइटिंग में ही वो कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो पर्सनली रिक्वायर करता है कि आपको राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, तो फिर वो लीगल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि ओरली भी चल जाता है, तो ओरली आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने 10 पॉइंट सीखे, ये 10 पॉइंट आपको है ना ये याद ही रहने चाहिए। मतलब ये 10 पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि नींद में से उठे ना तो भी आ जाना चाहिए, इतने ईजी होने चाहिए। कितने 10 पॉइंट कौन से थे, चलो जल्दी से बता। फ्री, सॉरी, पहले तो अग्रीमेंट, फिर फ्री कॉन्सेंट, देख लो अग्रीमेंट, फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज आर कंपिटेंट,
लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर लीगल रिलेशनशिप, फिर agreement not expressly declared to be void, consensus ad idem, certain and capable of performance and legal formalities. Simple as that. ये 10 पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए, मैं रटवा दूंगा, डोंट वरी, रोज रटवाऊंगा, क्योंकि रोज फटाफट से रिवाइज करवाऊंगा, रोज रटवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट, देखो एकदम इजीली मैंने नोट बनाई है, हर एक नीचे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी चीजों को थोड़ा याद रखने में इजी रहे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर, जस्ट अ सेकंड, अब आप बोलोगे सर ये कॉन्ट्रैक्ट के रिक्वायरमेंट्स तो बता दी, अब किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी तो बता दो, है कि नहीं? तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो हमें जानना पड़ेगा ना। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कितने कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि आपके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अलग अलग टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। अब वो किस लेवल पे ऊपर है वो सारी चीज उन्होंने बताई है। देखो पहले ए पॉइंट है बेस्ड ऑन एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी मतलब लॉफुली, लीगली क्या एनफोर्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑन दैट नोट उन्होंने कितने 5 कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। एंड फिर बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन, ये 4 टाइप के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। बहुत इजी है, आप बोलोगे सर इतना हार्ड कैसे कर सकते हैं, इतना इतना हार्ड है नहीं जितना उन्होंने बनाया है, कोई कोई इशू नहीं है। देखो फटाफट से हम पढ़ते हैं क्या है। देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या, लीगैलिटी, मतलब एनफोर्सिबिलिटी मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कि आप मार्केट में उसको लीगली शू कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो दिखाने वाले कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एज दैट। तो फर्स्ट पहला तो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि अगर हमने अभी 10 कंडीशन हमने पढ़ी, एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, अगर कोई भी अग्रीमेंट ऐसा है, अगर कोई भी अग्रीमेंट ऐसा है जो एनफोर्सिएबल है, वो 10 के 10 एलिमेंट है उसके अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसको बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कि अगर उसने 10 के 10 जो एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के, अगर वो सारे एलिमेंट उसने सेटिस्फाई कर दिए, तो हम मान लेंगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और मार्केट में मतलब लॉ, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में उसको अगर हम शू करने जा सकते हैं, और वहां पे हम हमारी चीज को सही साबित कर सकते हैं, क्योंकि एनफोर्सिएबिलिटी आ जाएगी ना वहां पे। एनफोर्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, हाँ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पे एनफोर्स कर सकता हूँ। सिंपल एज दैट। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, सिंपल। तो क्या बोला है, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज लेड डाउन इन सेक्शन 10। ये जो कंडीशन है ना, वो सेक्शन 10 की कंडीशन है, पर आपको इतना ज्यादा जानने के पर सेक्शन 10 याद रख लेना चलेगा। सेक्शन 10 की कंडीशन है वो सारी एलिमेंट्स। सिंपल एग्जांपल दिया, देखो ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक फॉर ₹10,000, बी agrees to buy his bike, it is agreement which is enforceable by law, hence it is valid contract, simple as that। बाइक बाय करनी है, वैल्यू भी क्लियर है, सारे एलिमेंट देखो, सारे 10 के 10 चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, लीगल कंसिडरेशन है, कंपिटेंट है, सारी चीज होगी तो ही तो, सिंपल एज दैट। ए एंड बी बोला है, नहीं बोला तो नॉर्मली ऐसा ही माना जाता है कि 2 कंपिटेंट पार्टी है, सिंपल। 10 के 10 एलिमेंट। तो पहला एनफोर्सेबिलिटी के हिसाब से फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर है वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट है, हाँ देखो 2 चीज दिखेगी आपको, मैं जो बता रहा हूँ ना वो ध्यान से देखना, ये वॉइड अग्रीमेंट है और यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। देयर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल एज दैट, पहले बता रहा हूँ। देखो वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड अग्रीमेंट मतलब आपको पता है कि जब अग्रीमेंट करने के लिए गए तभी पता था कि ये तो गलत वाली चीज है, मतलब लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो वॉइड अग्रीमेंट हो गया, सिंपल एज दैट। अगर आपको बोलूं कि कंसिडरेशन जो ऊपर हमने बताया, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कंसिडरेशन लॉफुल ना हो, ड्रग वाला कंसिडरेशन जो है तो लॉफुल नहीं है, तो अगर मैं ड्रग वाली कंसिडरेशन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या वो वॉइड है? वॉइड का मतलब बता देता हूँ, वॉइड मतलब क्या, वो अग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है, जो वैलिड नहीं होता वो वॉइड होता है, मतलब रद्द हो जाता है, मतलब वो अग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, सिंपल एज दैट, तो वो वॉइड हो जाता है। वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या, कि एन अग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इज सेड टू बी वॉइड, मतलब वो एनफोर्सिएबिलिटी आएगी ही नहीं, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में आप जा ही नहीं पाओगे वो अग्रीमेंट को लेके,
सिंपल एज दैट, उसको बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट, सिंपल एज दैट। वॉइड अग्रीमेंट हैज लो लीगल कंसिक्वेंसेस भी नहीं होती, उसकी लीगल कंसिक्वेंसेस मतलब आप लॉफुली मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में उसको लेके जा भी नहीं सकते। आप सोचो कि आपने किसी को बोला कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा, ड्रग यहाँ से वहां लेके चला जा, अगर वो नहीं काम करेगा तो क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे? तो मतलब उसकी लीगल कंसिक्वेंसेस तो आई नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस आएगी कैसे? इट इज दैट सिंपल। इसी वजह से उन्होंने बोला तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट कैसे होता है? वॉइड अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइड अग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिगिनिंग से ही पता है कि वो वॉइड है, मतलब एनफोर्सिएबल है ही नहीं। सिंपल। जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ, अगर वो लीगल कंसिडरेशन नहीं है, अगर वो लीगल नहीं है, लॉफुल नहीं है, इनकम्पिटेंट है, तो वॉइड अग्रीमेंट है, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो वॉइड एब इनिशियो हो गया, दैट्स इट, खत्म। तो वॉइड अग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, ये एग्जांपल में आता है, मतलब एमसीक्यू में बहुत भारी पूछते हैं। आई होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? बहुत इजीली समझाता हूँ। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं और आप जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पर मैंने आपको झूठ बोला, कुछ चीजें मैंने आपको झूठ बताई, सिंपल है, तो हमारा फ्री कंसेंट नहीं है, सिंपल। ठीक है, मेरा फ्री कंसेंट, आपका फ्री कंसेंट नहीं, मैंने आपका कंसेंट लेने के लिए आपको कुछ झूठ बोला था, कुछ कंडीशन मैंने आपको झूठ बताई, आपने हाँ बोल दिया, वो झूठी कंडीशन सुन के आपने हाँ बोल दिया। अब जब आपको पता चला कि ये चीज तो मैंने झूठ बोली थी, तो इन दैट सिनारियो अब क्या होगा? आपके पास राइट है, क्यों? क्योंकि आप अग्रीव्ड पार्टी हो। जिसको लॉस होता है ना, जिसको भुगतना पड़ता है, उसको अग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, मैंने तो अपना काम निकाल लिया, मैंने तो आपको झूठ बोला, आपके पास से कंसेंट ले लिया, आप क्या हो गया? आप अग्रीव्ड पार्टी हो गया, मतलब आपको झेलना पड़ रहा है। जस्ट बिकॉज मैंने झूठ बोला उसकी वजह से आपको झेलना पड़ रहा है, तो आप अग्रीव्ड पार्टी हो। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो। देखो कई बार होता है ना कि यार ठीक है ना भाई, उसने झूठ बोला, लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, मुझे मेरे लिए तो अच्छा है, भले झूठ भी बोला लेकिन मुझे फायदा होगा, तो आप बोलोगे ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगे कि यार उसने झूठ बोला है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम लग रहा है, तो मुझे आगे प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, ठीक है, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है उसके पास ऑप्शन रहता है, क्या? उसके पास ऑप्शन रहता है, या तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे, या तो वो उसको रिजाइंड कर दे, मतलब क्लोज कर दे, या तो वो उसको क्या कर दे? क्लोज कर दे। आपके पास ऑप्शन रहता है, किसके पास ऑप्शन रहता है? जिसने एक्सेप्ट किया है, सिंपल, उसको बोलते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है। देखो यहाँ पे पढ़ के वापस बता दो, देखो, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये तो लॉफुल लैंग्वेज है, मैंने आपको क्या बताया? एनफोर्सिबल एट ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टीज देयर टू, मतलब वन और मोर पार्टीज, जो पार्टी अग्रीव्ड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, एक्स प्रोमिसेस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर 1 लाख, 1 लाख रुपए में सेल करना प्रॉमिस किया। However, the consent of X has been produced by Y at a gun point. Coercion, गन पॉइंट मतलब कोर्जन बोलते हैं, जबरदस्ती किया। तो Y का कंसेंट जबरदस्ती लिया उसने, ये तो गलत हो गया, फ्री कंसेंट नहीं है। X इज अग्रीव्ड पार्टी, मैंने बोला X इज व्हाट? अग्रीव्ड पार्टी है। X इज एन अग्रीव्ड पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। ठीक है, बट बट नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ वाई। देखो एक्स ने तो प्रॉमिस किया था कि भाई 1 लाख रुपए में स्कूटर बेच दूंगा, एक्स का कंसेंट वाई ने गन पॉइंट पे लिया था कि भाई तू मुझे बेचेगा तो ही, वरना तो मैं तुझे मार दूंगा, तो एक्स ने हाँ बोल दिया। अब अग्रीव्ड पार्टी कौन है? एक्चुअली एक्स है ना अग्रीव्ड पार्टी, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि उसको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पे। तो एक्स के पास ऑप्शन है कि या तो वो एक्सेप्ट कर ले ये कॉन्ट्रैक्ट को, या तो फिर रिजेक्ट कर भी सकता है। उसके पास, इसको बोलते हैं वॉइडेबल, दो ऑप्शन है उसके पास, सिंपल एज दैट। तो अग्रीव्ड पार्टी के पास जब दो ऑप्शन हो जाते हैं, तो इन दैट सिनेरियो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इट मींस इफ एक्स एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट,
तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन वाई हैज नो ऑप्शन ऑफ रिजाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। रिजाइंडिंग, अगर एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वाई ने ऐसा बोला नहीं 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 अब मुझे नहीं परचेस करना है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वाई भाग नहीं सकता, क्योंकि वाई ने ही खुद ने उसको बोला था कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अगर एक्स के पास, अब अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन आ चुका, अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन आ गया जब, तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा, उसके ऊपर है। लेकिन अगर एक्सेप्ट किया तो फिर सामने वाला पर्सन मुकर नहीं सकता, उसको फिर वो करना ही पड़ेगा, सिंपल एज दैट। फिर आते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सिंपल सिंपल बोलू ना तो ये शुरुआत में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब एक एग्जांपल दूं आपको कि सपोज सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक सिंपल सिंपल से एक एग्जांपल दूं कि फ्यूचर में मेरे पास 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो मैं आपके पास से 60 लाख रुपए की कार परचेस करने वाला हूं, ऐसा मैंने अग्रीमेंट कर दिया, सिंपल एज दैट। अब फ्यूचर में मेरे पास वो पेमेंट आया ही नहीं 1 करोड़ का, तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा ना मुझे आपको पेमेंट करना, है कि नहीं? फिर मुझे आपको पेमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इनिशियली इट वाज लाइक कि हाँ पॉसिबल है ये चीज, इनिशियली इट वाज पॉसिबल कि भाई मेरे पास 1 करोड़ आने वाले थे तो मैं आपको पे करने वाला हूँ। तो हमने अग्रीमेंट कर लिया, ठीक है भाई, फ्यूचर में आप जैसे ही आपके पास पेमेंट आ जाएगा तो आप मुझे दे दोगे। तो ठीक है, तो आपने बोला कि 10-15 दिन के बाद जब आपके पास पेमेंट आएगा ना तब मैं आपको कार दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया, जैसे जैसे टाइम जाता गया, मेरे पास वो पेमेंट आया ही नहीं। तो फिर ये परफॉर्मेंस जो है, पैसे देना, वो इम्पॉसिबल हो गया। कैसे, पैसे ही नहीं है तो पैसे कैसे दूंगा मैं? तो इनिशियली वैलिड था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन टाइम जाते जाते कुछ कंडीशंस या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा हुआ कि वो एनफोर्सिएबल ही नहीं रहा, वो लीगली एनफोर्सिएबल रहा ही नहीं। तो फिर तो क्या हो जाएगा इन दैट सिनेरियो, उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड मतलब खत्म, वो कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द हो चुका है, मतलब वो उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं है, सिंपल, उसकी कोई वैलिडिटी है ही नहीं, उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सिंपल आप सोचो, अब ये मैंने एग्जांपल दिया, उसमें क्या होगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप मार्केट में जाओगे, आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई मैंने उनको बताया था कि पेमेंट आएगा तो मैं आपको दूंगा, अब पेमेंट ही नहीं आया तो मैं आपको कैसे दूं? तो आप वैलिडिटी तो खत्म हो गई ना फिर, तो सिंपल एज दैट। इसी वजह से उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नीचे एग्जांपल भी है, पढ़ लेते हैं, चलो जल्दी देखो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। enforceable मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में enforceable नहीं रहता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर इन दैट सिनेरियो वो void कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। void agreement एंड void कॉन्ट्रैक्ट आर डिफरेंट, जो मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया। void agreement जो होता है वो void ab initio होता है, लेकिन void कॉन्ट्रैक्ट जो है वो void ab initio नहीं होता। इनिशियल स्टेज में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आगे जाते जाते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं रहता। देखो वॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, देखो भाई ऑलरेडी मैंने बता दिया था ये चीज। void contract is valid contract at the beginning but subsequently becomes void when it ceases to be enforceable। देखो एग्जांपल, a contract with B, owner of the factory, for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is affected the fire caught in the factory and everything was destroyed, here the contract becomes void। सिंपल है ना, एक फैक्ट्री का ओनर था जिसके अंदर वो 10 टन ऑफ शुगर वो फैक्ट्री प्रोड्यूस करता था। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 10 टन ऑफ शुगर आपको दूंगा। अब वो शुगर भेजे उससे पहले फैक्ट्री में आग लग गई, शुगर सारा बिगड़ गया। तो अब एनफोर्सिबल है क्या? नहीं है सर, शुगर ही नहीं है तो कैसे एनफोर्सिबल हो जाएगा? तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल सिंपल चीज है, देखो अगर लॉजिकली समझोगे ना आपको लगेगा सर बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। फिर उसके बाद अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? जो एनफोर्स ही नहीं कर पाओगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जो चीज एनफोर्स ही नहीं कर पाओगे वो बार्ड हो चुका है। अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, राइटिंग में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लिमिटेशन में आ चुका है, टेक्निकल डिफेक्ट्स आ चुकी है, इसकी वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट आप एनफोर्स नहीं कर पाते कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसको बोलते हैं अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल डिफेक्ट्स अगर कोई चीज में आ गई, क्या होता है सिंपल सिंपल बोलूं तो, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टेक्निकल डिफेक्ट आ जाती है तो उसकी वजह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं रहता है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर इन दैट सिनेरियो उसको बोलते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है, देयर आर these are the contract which cannot be enforced in the court of law because of some technical defects, that is absence in writing।
बार्ड बाय लिमिटेशन एक्सेट्रा। दिस एक्सचेंज इन राइटिंग में अवेलेबल ही नहीं है। कई बार होता है ना, पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस वो लिखित में अवेलेबल है ही नहीं, तो बोलोगे सर लिखित में अवेलेबल नहीं है तो ये एनफोर्सिबल तो है ही नहीं, तो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिंपल है सर। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट है, पता है कॉन्ट्रैक्ट है, पर लिखित में अवेलेबल है ही नहीं, मतलब राइटिंग में अवेलेबल नहीं है, तो फिर अनएनफोर्सिबल। बार्ड बाय लिमिटेशन, बार्ड बाय लिमिटेशन मतलब क्या, कि ऑलरेडी कुछ लिमिटेशन वाले एक्ट होता है कि भाई 3-4 साल तक अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो वो बार्ड हो जाता है। बार्ड हो जाता है मतलब क्या, उसका टाइम आउटडेटेड हो जाता है, बार्ड मतलब आउटडेटेड हो जाना। These contracts become fully enforceable if technical defects are removed. टेक्निकल डिफेक्ट अगर आपकी रिमूव हो गई ना, तो सीधा सीधा आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएनफोर्सिबल कब माना जाता है, अगर आपकी टेक्निकल डिफेक्ट है तो अनएनफोर्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो टेक्निकल डिफेक्ट आपने निकाल दी तो एनफोर्सिबल हो जाएगा वापस। देखो एग्जांपल बहुत अच्छा है, उससे समझ आ जाएगा। क्या है, ए बॉट गुड्स फ्रॉम बी इन 2015, 15 में लिया था, बट नो पेमेंट वॉन्ट वेट टिल 2019। अब 2019 तक उसने पेमेंट नहीं किया, हमने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ए ने परचेस किया था बी के पास से 2015 में, 2019 तक उसने पेमेंट नहीं किया, बी ने कोई एक्शन लिया नहीं लिया। अगर एक्शन नहीं लिया तो अब तो क्या माना जाएगा, अनएनफोर्सिबल। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से 3 साल तक अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो वो बार्ड हो गया, आउटडेटेड हो गई चीज, अब उसके बाद आप एनफोर्स नहीं कर सकते कोई चीज के ऊपर। तो बी कैन नॉट sue ए फॉर पेमेंट इन 2019 एज इट हैज क्रॉस 3 years, दैट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। A good debt becomes unenforceable after period of 3 years as barred by limitation act. सिंपल है। A good debt becomes unenforceable, 3 साल के बाद जो होती है वो डेट जो होती है वो अनएनफोर्सिबल हो जाती है, सिंपल एज दैट। पर हाँ, कई बार होता है कि टेक्निकल डिफेक्ट अगर आपने रिमूव कर दी तो फिर इन दैट सिनेरियो वो एनफोर्सेबल हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो ए ने बी के पास से कोई सर्विस ली थी पर उसने पैसे नहीं दिए थे, ए ने पैसे नहीं दिए थे बी को। अब पैसे तो नहीं दिए, आउटडेटेड हो गया, 3 साल चले गए, तो 3 साल के बाद टेक्निकल डिफेक्ट्स हो गई, मतलब टेक्निकली अब साउंड नहीं रहा, टाइम बार्ड हो चुका। पर ए बहुत अच्छा था, ए ने क्या बोला कि देख भाई एक और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मुझे तेरे पास, मैंने तुझे पैसे नहीं दिए थे, ऐसा राइटिंग में लिख देता हूँ, पर मैं तुझे पैसे देने के लिए लायबल हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, ऐसा लिख के हम दोनों साइन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या, टेक्निकल डिफेक्ट जो आ चुकी थी उसको उन्होंने रिमूव कर दिया, तो अब रिमूव कर दिया तो अब वापस एनफोर्सिबल हो सकता है वो चिट, वो जो उन्होंने राइटिंग अग्रीमेंट किया वो लेके बी जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है कि देखो भाई उसी ने साइन किया था ये चीज, अब मुझे नहीं बोल सकता वो, मुझे पैसे चाहिए, सिंपल है। और आपने ये भी चीज देखी होगी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम पढ़ेंगे भी, बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर में डालूंगा ना तब आपको बताऊंगा क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब डिसऑनर होता है ना तो वो नोटरी करवाने जाता है। क्यों नोटरी करवाने जाते हैं, अगर नोटरी नहीं करवाएंगे तो वो अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नोटरी नहीं करवाएंगे तो अनएनफोर्सिबल हो जाता है, वहां पे ऐसा लिखा होता है कि 2 महीने के बाद इस बंदे के पास से 50,000 रुपए लेने हैं, अगर आप कुछ नहीं करवाओगे, अगर 50,000 आपको नहीं मिले हैं तो आप कुछ नहीं करवाओगे ना, तो ऐसा मान लेगा कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा मान लेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 50,000 रुपए दे दिए इस बंदे ने, तो फिर इन दैट सिनारियो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी वजह से नोटरी करवाता है, वो लॉयर के पास जाता है, लॉयर के पास, लॉयर को बोलता है लिख कि भाई ये बंदे ने 2 महीने के बाद पैसे नहीं दिए, डिसऑनर कर दिया, तो अब वापस उसको मुझे इतने पैसे देने हैं, ठीक है, ऐसा लिख, और दोनों साइन करते हैं और लॉयर का भी थप्पा लगता है। तो इसको क्या बोल दिया, टेक्निकल डिफेक्ट जो आ गई थी उसको रिमूव कर दिया तो वापस एनफोर्सिबल हो गया। दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज। बहुत बहुत लॉजिकली बहुत अच्छी चीज है ये सारी चीज, लॉजिकली समझोगे ना तो ऐसा लगेगा सर लॉ बहुत अच्छी चीज है, रट्टा नहीं मारना अपने, सिंपल। फिर आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अरे नाम से ही पता सर, नाम से ही पता चल रहा है इलीगल, मतलब अगर कोई डेस्टिट्यूट ऐसी है, कोई पहले से ही पता है कि लीगलिटी नहीं है अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पहले हाँ स्टार्टिंग में वो लीगल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लिखा ना, कॉन्ट्रैक्ट लिखा मतलब क्या, स्टार्टिंग में वो चीज लीगल थी जब अग्रीमेंट बना तब, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि वो इलीगल बन गया, तो इसके लिए वजह से वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, सिंपल एज दैट। An illegal agreement is destitute of any legal effect from very beginning. An illegal agreement are void agreements, but all void agreements are not illegal. ये आपको याद रखना है, all illegal, just a second, आपको ये याद रखना है कि all illegal agreements are void agreements, but all void agreements are not illegal. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्यों, देखो
अगर इलीगल एग्रीमेंट हुआ तो वॉइड हो जाएगा, सिंपल है। पर वॉइड एग्रीमेंट सारे इलीगल हो ऐसा नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट सारे इलीगल हो ऐसा भी नहीं है, हरे हमेशा ऐसा नहीं होता, सिंपल एज दैट। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ ने किसी चीज को वॉइड कर दिया है कि पर वो इलीगल है ऐसा नहीं मान सकते, सिंपल। तो ऐसा भी नहीं है। डन। तो इतनी चीज हमने की है। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 2 पेज आज भी किया हमने, आई होप सो यू लाइक इट। हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अभी देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने सिर्फ बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी किया है अभी तक। बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी हमने 6 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, फिर उसके बाद इलीगल एंड अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट 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 लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी हम पढ़ लेंगे एंड फिर आगे जाएंगे, मूव ऑन कर। डन है। आई होप सो यू आर लाइकिंग दीज थिंग्स। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स मिलते रहेंगे, प्लीज कंटिन्यूसली वॉच करते रहना, आपको मजा आएगा ये सारी चीज। थैंक यू।